नमस्कार दोस्तों, प्रकाश पुंज की सीरीज़ में स्वागत आपका। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मिले हैं तो काफ़ी समय हमने डिले किया है। अब कोशिश करेंगे क्लासेज जो हैं टाइम पे मिलती रहें। प्रकाश पुंज की सीरीज़ में हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं, एक नया एपिसोड लेके आए हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन। यानी कि जीवन की उत्पत्ति जो है दोस्तों किस प्रकार होती है, किस प्रकार से जीव जो हैं पृथ्वी पे उत्पन्न हुए। तो शुरू करते हैं इवोल्यूशन। जीवन की उत्पत्ति इंसानों के लिए एक सोचने का विषय ये है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब ये थ्योरी नहीं थी, ऑर्गन इवोल्यूशन नहीं था, जब लेमार्क डार्विन की थ्योरीज नहीं थी, उससे पहले क्या था? तो उससे पहले हमें देखने को ये मिलता है कि जो जीव जो थे वो उस पृथ्वी पे नहीं थे। हम कुछ 5 थ्योरीज पढ़ेंगे, 5 से 6 थ्योरीज हैं। उन थ्योरीज में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से जो जीवन है वो अलग अलग थ्योरियों से, सिद्धांतों से पृथ्वी पे उत्पन्न हुआ है। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि क्या आने वाले समय में इंसान के लिए इवोल्यूशन जो है भारी हो सकता है? क्या हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ ह्यूमन में नहीं हो रहा, सभी जीवों में जो है डेवलपमेंट, जो इवोल्यूशन है वो देखने को मिल रहा है। शारीरिक निर्माण हो, फिर चाहे वो बौद्धिक निर्माण हो, मानसिक हो, ये सारे का सारा जो डेवलपमेंट है सिर्फ ह्यूमंस में भी नहीं है, अदर ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है। बस फ़र्क इतना है कि ह्यूमंस क्या करते हैं कि डेवलपमेंट की प्रोसेस में सबसे ऊपर आते हैं। यदि ह्यूमंस जो हैं, इनके जो ब्रेन है, यदि मैं इंसानों की प्रजातियों की बात करूं, जैसे कि निएंडरथल थे, इरेक्टस थे, होमो इरेक्टस थे, और उससे पहले जो होमो हेबिलेंस थे, रुडोल्फिन्स थे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ओरांगटन कैसे आए थे, चिंपांजी कैसे आए थे, बंदर का हमसे किस प्रकार संबंध है, क्या वास्तव में वो हमारे पूर्वज हैं, है ना? क्योंकि हम ये देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज हैं। मुझे ये लगता है कि बंदर तो कल के ही हैं, लेकिन उससे पहले जो है जीवन की शुरुआत बंदरों से नहीं हुई थी। बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, बैक्टीरिया, वायरस से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। काफ़ी लंबे समय का ये परिणाम है। अब खतरा इंसान के लिए क्यों हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इंसानों ने उठाया है। इस पृथ्वी के लगभग हिस्से का पूरा जो फ़ायदा है वो इंसानों ने उठाया है। फिर चाहे वो भूमि का अपने कब्जे में करना हो या संसाधनों का पूरी तरह से प्रयोग करना हो। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान ने शायद ही ऐसा कोई संसाधन पृथ्वी पे छोड़ा होगा जिसका फ़ायदा ह्यूमंस ने, हम होमो सेपियंस ने नहीं उठाएगा। समस्या यहाँ पैदा होती है कि अगर आने वाले समय में अगर कोई प्रजाति डेवलप हो जाती है और वो कहती है कि हमारा हिस्सा कहाँ है, तब समस्या हो सकती है। क्योंकि ये जो साइकिल है, लाइफ साइकिल जो है, इवोल्यूशन का जो साइकिल है, ये चलता रहता है। सभ्यताएं इस पृथ्वी पे आती गई है और वो नष्ट होती गई है। और ये ज़रूरी थोड़ी है कि पृथ्वी पे जीवन सिर्फ हम लोगों ने ही जिया है। हो सकता है कि बहुत सारी प्रजातियां इस पृथ्वी पे आई हो और हम अलग अलग सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं कि इस प्रकार इंसान थे, वो धरती पे आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा जीवन जिया था। तो क्या इंसानों के लिए खतरा हो सकता है? मैंने देखा है, एक डॉग को देखा था, एक कुत्ते को देखा था और हम ये प्रयोग कर भी सकते हैं। अगर आप कुत्ते को रोटी डालो तो आप ये पाओगे, उसको एक रोटी दो, आप 2 दो, 4 दो, जब तक उसकी भूख खत्म नहीं हो जाती। जैसे ही उसकी भूख खत्म होती है, वो क्या करता है, बची रोटी को एक खड्डे में ले जाएगा और उस खड्डे में उस रोटी को दबा देता है। अच्छा, अब इस कुत्ते को ऐसा क्यों महसूस होता है, या कोई भी जीव हो उसको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये जो इंसान है ये हमारे लिए सही नहीं है? क्योंकि उसका विश्वास टूटा है ना। मतलब आपने 1 रोटी या 2 रोटी या कुछ भी उसको भोजन दिया, उसने उस भोजन को खाया और उसका पेट भरने के बाद वो क्या करता है, उस भोजन को किसी गड्ढे में दबा के आ जाता है।
इस उम्मीद के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मुझे 2 दिन बाद, 1 दिन बाद या कुछ समय बाद यदि भूख लगती है तो मैं इस रोटी के टुकड़े को निकाल सकता हूँ और निकाल कर इसका उपयोग जो है मैं अपनी भूख मिटाने के लिए कर सकता हूँ। इससे हमें ये समझ में आता है कि कुत्ते ने सोचना शुरू कर दिया। अगर बिल्ली जो है, कैट जो है, घर में कहीं दूध पड़ा है, बिल्ली बहुत धीमी आवाज़ में आती है। बिल्ली को ऐसा क्यों लगता है कि मैं अगर धीमी आवाज़ में जाऊंगी, दबे पैर जाऊंगी, तो मुझे दूध पीने को मिलेगा। वैसे हड़बड़ी में क्यों नहीं आती? जैसे बंदर आते हैं, बंदर बड़ी हड़बड़ी में आते हैं, और भी बहुत सारे जीव हैं जो हड़बड़ी में आते हैं, हड़बड़ी में जाते हैं। लेकिन बिल्ली को ऐसा क्यों लगा? शायद बिल्ली के ब्रेन में या उसकी प्रोसेस ऐसी होती होगी कि वो धीरे से जाती है, चुपके से उस बर्तन को हटाती है, ऊपर जो ढक्कन लगा होता है, और उसमें से दूध पी लेती है। और मैंने कई बार ये भी नोटिस किया, दूध पीने के बाद उस ढक्कन को वापस बंद भी कर देती है। मतलब बिल्ली ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि मुझे यदि मेरी भोजन की भूख को मिटाना है तो हमें किस प्रकार से जीवन को आगे लेके जाना है। और है कि ये जो जीव है ये आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने सोचना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ एक नहीं है। अगर स्पीसीज की बात करें तो पृथ्वी पे लगभग 8.7 मिलियन स्पीसीज, वैज्ञानिकों ने बताया कि 8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज पृथ्वी पे अवेलेबल है। अब इतनी सारी स्पीसीज में से अब तक जो ज्ञात किया है वो वैज्ञानिकों ने 1.2 मिलियन स्पीसीज का आंकड़ा दर्ज किया है। मतलब उनके बारे में जानकारी जो है जुटाई है। अच्छा, इनमें से 85,000 मोलस्का हैं, समुद्री जीव जो है, कवच वाले जीव जो है मोलस्का हैं। इनमें से इन 8.7 मिलियन में से 1.2 मिलियन तो आंकड़े दर्ज किए गए हैं प्रजातियों के। 85,000 मोलस्का हैं। 65,000 के आसपास कशेरुकी हैं। 6 से 7 हज़ार सिर्फ क्या हैं? स्तनधारी, मैमल्स। और इन 6 से 7 हज़ार स्तनधारियों में से सिर्फ एक ह्यूमन है, होमोसेपियंस। इंसान सिर्फ 6 से 7 हज़ार में से सिर्फ एक प्रजाति है, और वो है लगभग 800 से 850 करोड़ लोग जो हैं वो पृथ्वी पे उपस्थित हैं। तो इन जीवों में किस प्रकार से उत्पन्न हुआ? ह्यूमंस इतनी सारी प्रजातियों में से 8.7 मिलियन में से 1.2 मिलियन, एंड 1.2 मिलियन में से सिर्फ एक प्रजाति इंसान, होमोसेपियंस। और इन होमोसेपियंस में भी 800 से 850 करोड़ ह्यूमंस जो हैं इस पृथ्वी पे अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं। लेकिन इनमें से जो प्रजातियां बच गई 8.7 मिलियंस, या मैं इसको कह दूं कि 1.2 मिलियन प्रजातियों में से यदि कोई एक प्रजाति डेवलप हो जाती है, उसमें बॉडी एवोल्यूटेड हो जाती है, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, तो हो सकता है कि वो आने वाले समय में इंसानों के लिए खतरा बन सकती है। देखो दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटर ने दी। जॉर्ज लेमेंटर ने 1927 के आसपास। 1927 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज लेमेंटर, और वो कहते हैं कि ये जो आज हम तारे, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, अलग अलग ग्रह जो देख रहे हैं, इन सब को मिला के एक पॉइंट था। उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मास ऑफ ग्रेविटी के कारण विस्फोट होता है और अलग अलग पिंड बन जाते हैं। फिर वो चाहे सूरज हो, सन हो, स्टार्स हो, चाहे वो कॉमेट्स हो, एस्ट्रॉयड हो, गैलेक्सीज अलग अलग बन जाते हैं, और उनमें से एक हमारी होती है पृथ्वी। और ये जो घटना है दोस्तों, आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। 13.8 मतलब 13.8 अरब वर्ष पहले ये घटना होती है। 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले ये घटना होती है, जिसमें ये सारे पार्टिकल्स, फिर चाहे वो गैलेक्सीज कोई सी भी हो, वो उल्कापिंड कोई से भी हो, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड, ये सारे कोई से भी हो, ये सारे के सारे क्या थे? एक ही थे।
उसके बाद हम मान लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ जो है, उसका डेवलप कब हुआ। तो अर्थ का जो डेवलप है वो लगभग आज से 4 अरब 80 करोड़ के आसपास अर्थ का डेवलपमेंट होता है, पृथ्वी। अब पृथ्वी का डेवलपमेंट होता है, लेकिन उस समय पृथ्वी जो है वो ऐसी नहीं थी जैसे कि आज हम देखते हैं। आज पृथ्वी हम देखते हैं कि अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग जीव है, इतने सारे जीव हैं। अभी हमने देखा लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं, लाखों करोड़ों प्रजातियों में से एक प्रजाति के अंदर अरबों खरबों जीव हैं, और सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, ये सबसे ज़्यादा हैं। तो ये ऐसे नहीं थी, ये एक आग का गोला थी, ऐसा थ्योरीज बताते हैं। जॉर्ज लेमेंथर और अलग अलग थ्योरीज बताते हैं कि ये एक आग का गोला थी, बहुत सारी गैसेस थी, ज्वालामुखी फट रहे थे, और पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा था। और कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ना, वो एक सोलर नेबुला प्रोसेस से होते हैं। यानी कि ये सब ये आकाशीय पिंड जो थे, ये एक धूल के विशालकाय गैसों के रूप में थे, और ये सारे के सारे एक सेंट्रो पॉइंट में प्रेजेंट थे। इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकोचन शिथिल होता है, जिसके बाद ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, और डिस्टॉर्ट होने के बाद ये क्या करते हैं, अलग अलग पिंड बनाते हैं। अब मान लिया कि हमने पृथ्वी का निर्माण हो गया, पृथ्वी के उत्पन्न होने के बाद जीवन कैसे आया, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य क्या है, जीवन की उत्पत्ति। जीवन जो है इस पृथ्वी पे किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। लेकिन इतना आसान नहीं है, ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलने वाली है। इस पे हम बहुत ही छोटे स्टेप से लेके कई एपिसोड तक जाएंगे, हम होमो सेपियंस तक जाएंगे। लेकिन होमो सेपियंस से पहले हम जानेंगे कि ये जीव हैं जो पृथ्वी पे उत्पन्न हुए कैसे थे। उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट की हमें थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी, अलग अलग प्रैक्टिकल हमें समझने पड़ेंगे कि वो कैसे हुई। फिर एक पॉइंट आता है कि पृथ्वी पे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है पानी। पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया, पृथ्वी पे पानी जो है वो कहाँ से आता है। अब ये बात वैज्ञानिकों के लिए, इंसानों के लिए बड़ी ही अचंभित करने वाली बात है, और बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि यदि पानी आया तो आया कहाँ से। और ये आज भी उतना ही जटिल प्रश्न है जितना पहले था, क्योंकि समस्या तब हो जाती है कि यदि हम कहें कि पानी पृथ्वी के ज्वालामुखी से बना, तो फिर लोग कहते हैं, अलग अलग जो ऑपोजिट साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि तो फिर उनके अंदर से कैसे डेवलप हुआ। कुछ साइंटिस्ट कह देते हैं कि ये जो है अलग अलग स्टोर से आई, अलग अलग उल्कापिंड कॉमेट्स जो पृथ्वी पर टकराए थे उनमें से। तो कुछ धारणाएं हैं, धारणाओं में से एक ये है कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस निर्माण के समय क्या था कि पृथ्वी के अंदर से कुछ गैसें निकलती है, कुछ बादल बनते हैं, और उन बादलों में से कुछ गैसें बनती है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हीलियम जैसी गैसें बनती है। और इन गैसों में से क्या होता है, अपने आप जो है जल का निर्माण हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे, वो अभी भी एक थ्योरी है, क्योंकि इन सवालों के जवाब अभी भी एग्जैक्ट नहीं दिए जा रहे। हाँ, थ्योरी जो है वो हमें माननी पड़ेगी, और उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि एस्ट्रॉयड आए थे। एस्ट्रॉयड मतलब ऐसे समझे कि धूमकेतु, उल्कापिंड, ये जो कुछ पिंड हैं, ये जो पृथ्वी पे आके टकराते हैं, और पृथ्वी पे टकराने के बाद जो है पृथ्वी पानी आया है। और कुछ फॉसिल्स रिकॉर्ड बताते भी हैं, कुछ साइंटिस्ट ने कुछ फॉसिल्स, कुछ रिकॉर्ड जो है जीवाश्म के रिकॉर्ड इकट्ठे किए हैं, और इन रिकॉर्ड में देखने को मिलता भी है कि कुछ जीव जो हैं उन पत्थरों के अंदर जो बिग बैंग थ्योरी के समय पृथ्वी पर टकराए थे, उनमें अभी भी कार्बन डेटिंग जो प्रयोग है उसके आधार पे बताते हैं कि उनमें जीवाश्म थे, और कहते भी हैं कि इनमें जीवन की शुरुआत हुई थी, और जीवन जो है इन्हीं में से पनपा है। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, और किस प्रकार से हम ये जानेंगे कि कैसे उत्पन्न हुआ। तो इसमें सबसे पहले लाइफ ऑफ ओरिजिन में कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे दोस्तों। और सबसे पहले थ्योरी आती है जो हमें सबसे पसंद है, वो है स्पेशल क्रिएशन। और ये बड़ी ही अलग प्रकार की थ्योरी है, और इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये थ्योरी जो है ये दी थी फादर सुरेज ने। फादर सुरेज
और ये एक धार्मिक थ्योरी है, रिलीजन्स के पर्सपेक्टिव से ये थ्योरीज मानी जाती है, बाकी वास्तव में इस थ्योरी का कोई प्रमाण सत्य नहीं है। इस थ्योरी में फादर सूरज कहते हैं कि जीवन की शुरुआत जो है हमारे गॉड ने की थी, हमारे भगवान जो थे, हमारे जो देवता थे, उन्होंने की थी। और वो कहते हैं कि एडम और ईव जैसे देवताओं ने इस सृष्टि की रचना की है। उनका मानना है कि जीवन जो है वो एडम और ईव ने किए। एक कहते हैं कि 6 से 7 दिन के अंदर ये पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाती, मतलब ये प्रोसेस सारी 6 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाती है। जिसमें एक दिन में, पहले दिन क्या होता है कि सारे के सारे जो जीव हैं ऑर्गन डेवलप होते हैं, फिर चाहे वो ह्यूमंस हो या इंसेक्ट्स हो, फिर वो आर्थ्रोपोडा हो, मोलस्का हो, कोई सा भी किंगडम हो, प्लांटी हो, कोई सा भी किंगडम हो, वो कहते हैं कि एक दिन में जो हैं ये सारे डेवलप होते हैं और इनके अंदर सभी के जो जीव हैं वो बनने के बाद 6 से 7वें दिन जो है वो पूरी तरह से जीवन की शुरुआत भी हो चुकी है। और कहते हैं कि इनमें जो है डेवलपमेंट जो है ऑर्गन का वो सेम होता है, यानी कि ऐसे नहीं है कि एक इंसान में ऑर्गन अलग हैं, दूसरे इंसान में ऑर्गन अलग हैं, सेम ऑर्गन। तो फिर क्वेश्चन लोग खड़े करते हैं कि फिर ऐसा हुआ कैसे? क्वेश्चन मार्क तो लगता है ना कि एक दिन में इतने सारे ऑर्गन एकदम सेम कैसे डेवलप हो सकते हैं? मतलब 2 इंसानों की आइज को मिलाया जाए तो बिल्कुल सेम है, उनके अंदर कॉर्निया सेम है, रेटिना सेम है। हाँ, वो अलग बात है कि डीएनए अलग मिल जाएगा आपको, लेकिन ऑर्गन सेम है, ऐसे कैसे हो सकता है? और इसी के चलते हमारे अलग अलग रिलीजन जो है वो कहते हैं, जैसे कि हिंदुज़म में भी ये कहते हैं कि इस सृष्टि का जो निर्माण है वो ब्रह्मा ने किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया है, एक दिन में इसकी रचना हुई है। जो मुस्लिम रिलीजन्स हैं उनमें भी ये कहते हैं कि हमारे जो गॉड हैं उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। बाइबल में भी यही जो चल रहा है, हर धर्म में यही चल रहा है कि सृष्टि का निर्माण या पृथ्वी का, इस जीवन का जो निर्माण है, इस पृथ्वी पे जो जीवन हम देख रहे हैं, जो जीव हम कीड़े मकोड़े इंसान देख रहे हैं, इनको किसी भगवान ने, किसी गॉड ने, किसी देवता ने बनाया और इसलिए इसका नाम स्पेशल क्रिएशन लिखा है। ब्रह्मा विष्णु में हम सुनते हैं और हमने संगीत में, सूत्रों में, श्लोक में संस्कृत के तो देखा है कि ब्रह्मा विष्णु में सबसे ऊपर हैं, एडम ईव भी सबसे ऊपर चल रहे हैं। तो अलग अलग थ्योरीज है, अब अलग अलग अपनी भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, लेकिन इस थ्योरी को लोग खारिज करते हैं, क्योंकि सवाल ये होता है कि कोई भी चीज़ यदि इनको बनाती है तो एट प्रेजेंट वो कहाँ है, ब्रह्मांड में उसकी उपस्थिति कहाँ है? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने सारे जीव हैं, इतने सारे ऑर्गन डेवलपमेंट हो रहे हैं। यदि एक सेल की बात करें दोस्तों, तो इस सेल के अंदर भी इतना सारा मटेरियल पढ़ने को मिल रहा है, तो उसको कैसे बांटा होगा, कैसे उसको स्टडी किया होगा? इसलिए ये थ्योरी जो है ज़्यादातर लोग उसको क्या कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। और उसके बाद एक नई थ्योरी जाती है, स्पॉन्टेनियस थ्योरी, और ये थ्योरी काफ़ी ठीक ठाक चली थी, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। हम जानेंगे कि स्पॉन्टेनियस थ्योरी किसे कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और ये जो थ्योरी है दोस्तों, आज से 384 BC पूर्व जो है एरिस्टोटल के टाइम पे दी जाती है। एक साइंटिस्ट और थे, हेलमेट एक साइंटिस्ट और थे, क्यूवियर नाम था शायद। तो ये 2-3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस थ्योरी, और इसको बोलते हैं स्वतः जनन निर्माण, जिसका मतलब है कि जीवन जो है वो निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न हुआ है। मतलब इस थ्योरी को जो मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जीवन की जो शुरुआत है या जीवन की जो उत्पत्ति है वो अपने आप हुई है, और किससे हुई है? निर्जीव वस्तुओं से हुई है। और इस थ्योरी को करने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए थे। जैसे कि प्रयोग क्या होता है कि अगर मैं कोई फ्लास्क लेता हूँ और इस फ्लास्क के अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ मटेरियल डाल देता हूँ, मांस का टुकड़ा हो गया या सड़ी गली वस्तुएं हो गई, ये उसमें साइंटिस्ट कहते हैं।
और उसको डालने के बाद क्या करते हैं, इसको ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है। ये इसके अंदर लिक्विड है और ये जो मटेरियल है इनको उबालते हैं। उबालते इसलिए हैं, वो कहना चाहते हैं कि मैं इसके अंदर जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कि मांस का टुकड़ा हो गया, निर्जीव वस्तुएं होगी, सब्जियां हो गई, जो भी वेस्ट मटेरियल जो लिया है इसको इसलिए गर्म किया जा रहा है क्योंकि इसको यदि मैं गर्म कर दूंगा तो इसके अंदर उपस्थित जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पूरी तरह से मर जाएं, खत्म हो जाएं। और ख़त्म होने के बाद हम इसमें देखेंगे कि जीवन यानी कि इसके आसपास इसके अंदर लार्वा पनप रहे हैं या नहीं, या इसके आसपास कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं या नहीं। तो इसको ऐसा प्रयोग करने के बाद उसको कुछ समय के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, कुछ टाइम देते हैं कि इसको खुला छोड़ दिया जाए रेस्ट के लिए। फिर ये नोटिस करते हैं कि जब कुछ समय बाद यदि इस फ्लास्क को देखा जाता है तो इसके ऊपर कुछ कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं और कहा जाता है कि ये जीवन जो है निर्जीव वस्तुओं से हुई है। अब वो अलग सवाल है कि फिर ये निर्जीव वस्तुएं कहाँ से है, लेकिन फिर भी इसको साइंटिस्ट इसको मानते हैं कि स्पॉन्टेनियस थ्योरी को। और इस थ्योरी को जैसी रिलीज होती है काफ़ी लंबे समय तक लोग इसकी अवहेलना भी करते हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, कुछ विरोध में खड़े होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो हम उन सभी का यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस थ्योरी के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं फ्रांसेस्को रेडी। इसी थ्योरी के अंदर फ्रांसेस्को रेडी ये क्या करते हैं, दो जार लेते हैं, इस प्रकार से दो फ्लास्क लेते हैं या जार लेते हैं और वो क्या करते हैं, इसके अंदर भी लिक्विड फॉर्म डालते हैं, मतलब कोई भी तरल पदार्थ डाल देते हैं और उसके अंदर मैगट्स वगैरह, कीड़े मकोड़े या मांस के टुकड़े, मछली वगैरह डाल देते हैं। इसको ऊपर से इसको पूरी तरह से बंद कर देते हैं। पूरी तरह से बंद करने का मतलब है कि एकदम टाइट, इसके अंदर हवा नहीं आनी चाहिए। सेम टू सेम दूसरा फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर भी क्या करते हैं, लिक्विड भर देते हैं और इसके अंदर भी क्या करते हैं, मांस के टुकड़े वगैरह इसके अंदर पूरी तरह से भर देते हैं और इसको जो है थोड़ा सा क्या करते हैं, खुला छोड़ देते हैं ताकि हवा लग सके। दोनों को हाई टेम्परेचर पर उबाला जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, अत्यधिक तापमान पर इसको उबाला जाता है और अत्यधिक तापमान पर जैसे इसको उबाला जाएगा, दोनों को उबाला गया, कुछ समय बाद देखा गया कि इस पे किसी प्रकार के इंसेक्ट्स, मैगट्स नहीं देखने को मिलते हैं और इसके ऊपर लार्वा पनप रहे हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि फिर इसमें लार्वा क्यों नहीं पनपते, इसमें क्यों पनपते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, हवा नहीं पहुंची, इसके अंदर वायु पहुंच रही है। और फ्रांसेस्को रेडी इस चीज़ को क्या कर देता है, खारिज कर देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं वो पक्ष में है, वो थे जॉन निधम। और जॉन निधम कहते हैं, उन्होंने भी सेम टू सेम प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, इसको एक फ्लास्क लिया और फ्लास्क लेने के बाद वो क्या करते हैं, इसमें भी सेम टू सेम वही प्रोसेस, इसके अंदर मांस के टुकड़े वगैरह रखते हैं और रखने के बाद क्या करते हैं, इसको भी पूरी तरह से बंद कर देते हैं और लेकिन ये थोड़ा खुला रह जाता है। तो फिर खुला रहने के बाद इसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन जैसी गैसें पास होने लगती है और इसमें से जो है उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद देखा जाता है कि कुछ समय बाद वापस इसमें जो है ऊपर लार्वा पनप रहे हैं। अब लोग इसको फिर विरोध में खड़े हो जाते हैं और फिर आते हैं एक नए साइंटिस्ट लुई पास्चर। लुई पास्चर क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये कहा कि भाई आप इसको उबाल रहे हो, इसके अंदर आपने मांस के टुकड़े या जो भी पदार्थ रखा है, ऊपर से आपने इसको सील कर दिया है और सील करने के बाद जो है इसमें आपने टेम्परेचर दिया, तापमान दिया, गर्म किया इसको, ताकि ये जो इसके अंदर जो पदार्थ हैं वो सारे ख़त्म हो जाए, पूरी तरह से मर जाएं। जीवन क्यों नहीं पनप रहा, तो इसमें जो है जॉन निधम कहते हैं कि इसको थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवन जो है वो नहीं पनप रहा। तो यहाँ जीवन पनप रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा खुला छोड़ दिया और ऑक्सीजन के संपर्क में से आ रहे हैं।
तो लुई पास्चर कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, और लुई पास्चर क्या करते हैं कि एक अलग प्रयोग करते हैं। अलग प्रयोग क्या करते हैं देखते हैं। और लुई पास्चर ने बहुत ही शानदार तरीके से इसका खंडन किया था। लुई पास्चर लुई पास्चर बहुत ही शातिर तरीके से काम करते हैं। वो क्या करते हैं, एक उन्होंने प्रैक्टिकल किया जिसका नाम है स्वान नेक फ्लास्क, इस नाम से एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, वो एक फ्लास्क लेते हैं ऐसा गोल, और ऊपर से क्या करते हैं, इसके अंदर इस प्रकार से इसकी नेक रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ऐसा क्यों किया है, इसका एक कारण है, वो हम जानेंगे। इसको पूरी तरह से ऐसा कर दिया, और इसके अंदर भी क्या किया, इस प्रकार से इसको मांस के टुकड़ों वगैरह से निर्जीव पदार्थों से भर दिया। इसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। गर्म इसलिए किया जाता है ताकि इसके अंदर जो जीव हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। सेम टू सेम एक दूसरा फ्लास्क भी लिया जाता है, जिसको क्या कर दिया जाता है, ऊपर से खुला छोड़ दिया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें भी क्या होता है, इस प्रकार से इसमें निर्जीव पदार्थों को भर दिया जाता है। हाई टेम्परेचर दिया जाता है, अत्यधिक तापमान दिया जाता है, और तापमान करके क्या कर दिया जाता है, इसको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार से खुला छोड़ दिया जाता है ताकि हवा प्रवेश कर सके। अब दोनों को गर्म किया गया। अब इसको ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी, इसको ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए थी कि भाई लोग जो हैं साइंटिस्ट वो कहते हैं कि जीवन को पनपने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती है। बिना ऑक्सीजन जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती, तो वो क्या करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वायु जो है, ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर पहुंच सके। लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े जो हैं, वो यहाँ पर रुक जाते हैं। सेम टू सेम इसमें क्या होता है, डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं वायु के साथ साथ माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव जो भी हो। इसके अंदर किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलता है, यानी कि इसके अंदर लार्वा नहीं पनपते हैं। और बाद में क्या किया जाता है, जब इस फ्लास्क को यहाँ से तोड़ा जाता है तो उसमें देखने को मिलता है कि यहाँ जो है सूक्ष्म जीव मिलते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव कहाँ से आए, ये वही सूक्ष्म जीव हैं जो इन्वायरमेंट से इसके अंदर पहुँच रहे हैं। ठीक, इसके अंदर जीवन क्यों पनप रहा है, इसके अंदर जीवन इसलिए पनप रहा है क्योंकि जो जीव जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इसके अंदर जो निर्जीव पदार्थ थे उसको तो पूरी तरह ख़त्म कर दिया था, पूरी तरह उबाल कर जो सूक्ष्म जीव थे, माइक्रोऑर्गेनिज्म थे, कीड़े मकोड़े थे, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। लेकिन इसमें भी ख़त्म था, इसमें भी ख़त्म था। लेकिन कंडीशन क्या थी कि भाई इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी। तो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इस प्रकार का डिजाइन बनाया ताकि ऑक्सीजन पहुंच सके, क्योंकि जीवन की शुरुआत के लिए, जीवन के पनपने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन तो पहुँच जाती है, लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं, वो यहाँ रुक जाते हैं। इसमें क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म इसके अंदर पहुँच जाते हैं। अब यहाँ जो है रिजल्ट देखने को मिलता है, यहाँ हमें रिजल्ट मिलता है, यहाँ रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट क्या, रिजल्ट ये मिलता है कि यहाँ पर जो है जीवन देखने को मिलता है। और इससे प्रूफ होता है, इस फ्लास्क से प्रूफ होता है कि जीवन की शुरुआत निर्जीव वस्तु से होती है। लेकिन इसको मानेंगे नहीं, क्यों, वो इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि इसको खुला छोड़ा गया और इन्वायरमेंट के अंदर जो सूक्ष्म जीव थे, माइक्रोऑर्गेनिज्म थे, वो उसके अंदर प्रवेश कर गए और वही जो है लार्वा पनप रहे हैं। इसमें नहीं होता है। और इसको जब इस फ्लास्क को, स्वान नेक फ्लास्क को यहाँ से तोड़ा जाता है, तो तोड़ने के बाद देखने को मिलता है कि जो जीव थे, सूक्ष्म जीव थे, वो यहाँ बहुत सारे इकट्ठे हुए मिलते हैं। इससे प्रूफ होता है कि जीवन की शुरुआत जो है निर्जीव वस्तुओं से नहीं होती। जॉन टेंडल नाम के भी एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने भी सेम ऐसे ही प्रयोग किया था, और मतलब स्पॉन्टेनियस थ्योरी को एक्सेप्ट करके, और कुछ साइंटिस्ट उसको विरोध में करते हैं कि नहीं, जीवन ऐसा नहीं होता। तो स्पॉन्टेनियस थ्योरी का सीधा सा एक ही मतलब है कि जीवन की शुरुआत जो है वो निर्जीव वस्तुओं से होती है। लेकिन 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास लगभग वैज्ञानिकों ने इसे क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। और उसमें सबसे मुख्य थे लुई पास्चर, क्योंकि उनका ये जो स्वान नेक फ्लास्क वाला जो डिज़ाइन था, ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट था।
उससे पहले जो प्रयोग हो रहे थे उसमें क्या कुछ लोगों ने कहा कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो हमने क्या किया, फ्लास्क को खुला छोड़ दिया, और खुला छोड़ने के बाद जो है वो जीवन की उत्पत्ति हो रही है। एरिस्टोटल के टाइम में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि फ्लास्क को हम क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देंगे, और खुला छोड़ने के बाद क्या, यहाँ से तो सिर्फ ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, और इसमें जो निर्जीव वस्तु थी, अपशिष्ट जो था, और इसको जो गर्म किया, गर्म करने के पश्चात इसके अंदर से हमने जो जीवन था वो खत्म कर दिया, ठीक। और इसके अंदर बचा क्या है, सिर्फ निर्जीव वस्तुएं बची है, निर्जीव। और इन निर्जीव वस्तुओं को पुनः कैसे, निर्जीव वस्तुओं से सजीव, यहाँ पे लार्वा कैसे बन पे, वो इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म थे, सूक्ष्म जीव थे, वो आ रहे थे, वो ऑक्सीजन के साथ आ रहे थे। लेकिन लुई पास्चर ने क्या किया, इसका खेल ही खत्म कर दिया। कैसे, इसको इस प्रकार का डिजाइन, ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा नहीं था, थोड़ा हाई था वो, अच्छा तो अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया था, यानी कि सिर्फ गैस उसके अंदर जा सकती है, ऑक्सीजन अंदर जा सकती है, लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो इस तली में यहाँ बैठ जाते हैं। और इससे प्रूफ होता है कि जीवन की शुरुआत जो है वो इस किसी प्रकार की थ्योरी से नहीं होता है। और स्पॉन्टेनियस थ्योरी को, हाँ, उस समय ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है और काफ़ी लोगों को ये सही भी लगती है। तो दोस्तों नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म जो है क्यूवियर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, क्यूवियर ने। और क्यूवियर कहते हैं, वैसे तो ये एक पार्ट है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी का ही पार्ट मानते हैं, क्योंकि ये बाइबल रिलीजन से बिलोंग करती है, बाइबल रिलीजियस थ्योरी मानते हैं इसको, और उसको स्पेशल क्रिएशन थ्योरी का पार्ट भी मानते हैं। ये थ्योरी जो है 1769 के आसपास की, 1769 के आसपास ये थ्योरी जाती है। जो जीवन है ये वोल्केनो से, अलग अलग माउंटेन से, उनके अंदर फॉसिल्स रिकॉर्ड से, उनसे बना है। और इस थ्योरी का भी कोई खास रिकॉर्ड साइंस की हिस्ट्री में नहीं देखने को मिलता है, और इस थ्योरी को भी क्या कर दिया जाता है, खारिज किया जाता है। नेक्स्ट थ्योरी आती है दोस्तों कॉस्मोस थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉस्मोस। तो दोस्तों ये थ्योरी बताती है कि जीवन जो है ब्रह्मांड के किसी कोने से आया। जब जीवन की शुरुआत हुई थी, जब जीव पनप रहे थे, जब सोलर सिस्टम बना था, जब स्टार्स, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स बन रहे थे, उसी समय किसी कोने से जो है जीवन जो है पृथ्वी पे आता है, और जीवन की शुरुआत वहाँ से होती है। और इस थ्योरी को कुछ लोग मानते भी हैं, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं, फॉसिल्स रिकॉर्ड जो है, जीवाश्म जो है, जीवाश्म देखने को मिलते हैं। और कार्बन डेटिंग जो प्रक्रिया है, जो प्रयोग है कार्बन डेटिंग, उससे ये पता चलता है कि हाँ वास्तव में एस्ट्रॉइड जो थे, जो पत्थर पृथ्वी पे से टकराए थे, उनके अंदर फॉसिल्स देखने को मिले थे, जीवाश्म देखने को मिले थे। और इस थ्योरी को इसलिए कुछ कुछ जगह सही माना जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि जीवन की शुरुआत किसी ब्रह्मांड के किसी कोने से हुई हो। नेक्स्ट बच्चों थ्योरी ऑफ एटर्निटी। और ये थ्योरी जो है पिएरे ने 1880 में दी थी। ये थ्योरी कहती है कि ना तो जीवन की शुरुआत ही, लाइफ इज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड। लाइफ जो है पृथ्वी पे थी, है और रहेगी। मतलब पिएरे की रिसर्च के अनुसार, की स्टडी के अनुसार कहते हैं कि जीवन की ना तो कभी शुरुआत हुई थी, ना कभी इसका अंत होगा। लाइफ जो थी वो है और वो रहेगी। और हेल्महोल्ट्ज़ इस जो थ्योरी को जो है एक्सेप्ट करते हैं। एक आर्हेनियस साइंटिस्ट थे, आर्हेनियस, इन्होंने भी क्या किया, इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया था। वो मानते हैं कि जीवन की ना तो कभी शुरुआत हुई थी और ना ही कभी इस जीवन का अंत। वो कहते हैं कि जीवन इस पृथ्वी पे था और हमेशा रहेगा। इन थ्योरीज़ का, ये सिर्फ बेसिक थ्योरीज़ हैं। इन थ्योरीज में जीवन की शुरुआत का कोई 100% जो है प्रमाण या प्रूफ नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ उस समय जिस पीरियड में, जिस टाइम
जिस काल में इन थ्योरीज को दिया गया था उस समय इन सिद्धांतों को माना जाता था कि हाँ जीवन जो है वो इस प्रकार से उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक जीवन की शुरुआत जो है वो हम इनऑर्गेनिक जीवन में देखेंगे, लेमार्क को पढ़ेंगे, जो हम आगे वाली सीरीज़ लेके आएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। उसमें हम जानेंगे कि जीवन की शुरुआत वास्तविक कैसे होती है। उससे पहले हमने छोटी छोटी जो थ्योरीज थी उन सबको पढ़ लिया है। स्पेशल क्रिएशन जो कहती है कि जीवन की जो शुरुआत है वो देवताओं ने, एडम और ईव, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवताओं ने इस जीवन की शुरुआत कहते हैं। फिर थ्योरी हमने दी थी स्पेशल स्पॉन्टेनियस थ्योरी, जो कहते हैं कि निर्जीव वस्तुओं से जीवन की शुरुआत हुई है, सड़े गले पदार्थ, मृत अवशेषों से जीवन की शुरुआत होती है। स्पॉन्टेनियस के बाद में कैटास्ट्रोफिज्म आती है, एटर्निटी आती है, कॉस्मोस थ्योरी आती है। इन थ्योरीज में कुछ कुछ प्रमाण सत्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉस्मोस थ्योरी जो है उसको मान सकते हैं भी हाँ कि जीवन जो है किसी कोने से आया होगा, क्योंकि संभावना इसलिए बढ़ जाती है कि सारी थ्योरी जो है वो एग्जैक्ट जवाब नहीं दे रही है, 100% प्रूफ के साथ ये दावा नहीं करती है कि ऐसा ही हुआ था। तो संभावना व्यक्त की जा सकती है, हम ऐसा मान सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हाँ जीवन इस प्रकार से शुरू हुआ था और आगे इस प्रकार से चलता रहेगा। और एक टाइम पीरियड के बाद में वो थ्योरीज को खारिज भी कर दिया जाता है। जैसे कि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को मानते थे, तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को जो मानने वाले थे आज भी मानते हैं। आज भी इस पृथ्वी पे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को मानते हैं। वो मानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी पे जीवन का निर्माण किसी सुपर नेचुरल पावर ने किया है, और वो सुपर नेचुरल पावर अलग अलग रिलीजियस में अलग अलग हैं। फिर चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदुइज्म हो, बाइबल हो, सभी धर्मों में अलग अलग है। लेकिन इसका वास्तविक प्रमाण जो है वो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी जीवन की शुरुआत जो है वो ऐसे नेचुरल पावर से नहीं हो सकती, सुपर नेचुरल पावर से नहीं हो सकती, क्योंकि ऑथेंटिक प्रमाण उनके देखने को नहीं मिलते हैं। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी मानते हैं, लेकिन वास्तविक में इसका कोई प्रमाण नहीं है। स्पॉन्टेनियस थ्योरी भी कुछ लोग मानते हैं, लेकिन अब इस थ्योरी का कोई वर्चस्व नहीं है। ये थ्योरी आज जो है पूरी तरह से खारिज है, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं से जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि स्पॉन्टेनियस कहती है कि जीवन की शुरुआत जो है निर्जीव वस्तुओं से होती है। और लुई पास्चर इस चीज़ का पूरी तरह से विरोध करते हैं, और उन्होंने इसको खारिज भी कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था। स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के अनुसार उन्होंने जो फ्लास्क लिए थे, 2 फ्लास्क लिए थे, उन दोनों फ्लास्क में जीवन, एक में जीवन देखने को मिलता है, एक में जीवन देखने को नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट के माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन के साथ नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन दूसरे जो फ्लास्क था जो लुई पास्चर ने लिया था, उसके अंदर जीवन देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, फ्लास्क को पूरी तरह से ओपन रखा था। तो ये थी दोस्तों हमारी एवोल्यूशन की सीरीज़ में पहली सीरीज़ है। नेक्स्ट क्लास जल्दी लेके आएंगे, जिसमें हम लेमार्क और डार्विन जैसे वैज्ञानिकों की थ्योरीज को पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि जीवन की शुरुआत किस प्रकार में, वास्तविक रूप में किस प्रकार से हुई है, और उसके ज़्यादा जो पक्ष में जो है कौन सी थ्योरीज के हैं। ये आज जो हमने 5 से 6 थ्योरीज जो पढ़ी थी, इनका वास्तव में क्या वर्चस्व है, ये हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।